हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इजराइल फिलिस्तीन की अपडेट और उसके साथ-साथ होने वाली साजिशों के बारे में भी बता रहा है और कुछ जानकार लोगों से मुलाकात करा रहा है, ताकि आपको बिल्कुल ज़हन क्लियर रहे कि आखिर दुनिया में हो क्या रहा है। पिछले दिनों आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड का एक एपिसोड देखा था, जिसमें वेस्टर्न मीडिया किस तरह से खबरें प्लांट करता है और किस तरह से इजराइल की मदद कर रहा है। और अभी तो 3-4 दिन पहले जब हिजबुल्लाह ने हमला किया, तो इजराइल ने बाकायदा एक तरह से मेडिकल मीडिया इमरजेंसी लगा दी, जिसकी शिकायत टेलीग्राफ लंदन के अखबार ने की। यानी हकीकतें आपसे छुपाने की कहां कहां कोशिशें हो रही हैं। वो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा करने से ग्राउंड की हालत बदल जाए। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि मीडिया को कंट्रोल करने से हो सकता है आउटसाइड वर्ल्ड कुछ कंफ्यूज रहे, लेकिन जो ग्राउंड पर लोग हैं वो आपकी शैतानियों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर है, खास तौर पर सोशल मीडिया यूजर्स जो नौजवान हैं, उनके लिए ये एपिसोड बहुत ही अहम है। टेलीग्राम हम में से बहुत लोग यूज करते हैं और टेलीग्राम के जरिए ही रेजिस्टेंस की खबरें आ रही हैं, हमास की, हिजबुल्लाह की और मुख्तलिफ उस किस्म के जो सोर्सेज हो सकते हैं, उसी के जरिए आ रहे हैं। और दुनिया का मीडिया जो अल्टरनेट मीडिया है, वहां से इंफॉर्मेशन लेकर के आप तक पहुंचा रहा है। मीडिया स्टार वर्ल्ड भी कई बार उसी सोर्स से इंफॉर्मेशन लेता है। अब खबर यह है कि टेलीग्राम के सीईओ जो फाउंडर, उनको अरेस्ट कर लिया गया फ्रांस में। उसके पीछे की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसको हमारे खास मेहमान फिरोज मीठी बोरवाला साहब बताएंगे, जो फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हैं इंडिया पैलेस्टाइन सॉलिडेरिटी फोरम के, जो 2010-11 में कॉन्वॉय टू गाजा में लीडिंग रोल अदा किया, 2012 में ग्लोबल मार्च टू जेरूसलम, और मुसलसल इस जंग के शुरू होने के बाद देश में और विदेशों में होने वाली तकरीबन आधा दर्जन कॉन्फ्रेंसेस में वो जा चुके हैं और चीजों को बहुत नजदीक से समझ रहे हैं। फिरोज मीठी बोरवाला साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत लोग तवज्जो से, बहुत ही इंटरेस्ट लेकर के सुनते हैं, क्योंकि आप बहुत ही तैयारी से और फैक्ट्स बताते हैं। आप बताइए कि ये टेलीग्राम वाली कहानी क्या है, सोशल मीडिया को कंट्रोल करने वाली कहानी क्या है? ये जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इट्स लाइक अ मूवी एक्चुअली। पावेल डुरोव का नाम तक हम लोग ने नहीं सुना था, मैंने तो नहीं सुना था। टेलीग्राम के जो ओनर क्रिएटर है, और इसलिए आज का जो टॉपिक मैंने रखा है कि पावेल डुरोव, टेलीग्राम, इजराइल, द गाजा हॉलोकॉस्ट एंड मैक्रोन। ये हम्म, पूरी कहानी है जो पिछले एक हफ्ते से प्ले आउट हुई है। हम्म, हम्म, तो बेसिकली जो मुद्दा जो पावेल डुरोव का बोलना है कि ये फ्री स्पीच एंड प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल का मुद्दा है। फ्री स्पीच एंड प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल। और उसका बोलना है कि मेरा प्लेटफॉर्म न्यूट्रल है, क्योंकि उसमें यूक्रेनियन लोग भी है, रशिया के भी लोग भी है, पैलेस्टीनियन भी है, इजरायली भी है। सभी को मौका है अपनी बात रखने के लिए। तो मैं एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म चला रहा हूँ जिसमें सभी पक्षों को अपना जगह है बोलने के लिए। मगर रियलिटी है कि आज की जो सोशल मीडिया है 95% प्रो पैलेस्टाइन, हम्म, इसलिए वो लोग बहुत पैनिक मोड में हैं। दूसरा हुआ कि एंटी रशियन जो प्रोपागेंडा चला वेस्टर्न मीडिया के माध्यम से, वो सोशल मीडिया से क्लियर हुआ कि एक्चुअली रशिया अग्रेसर नहीं है, मगर ये पूरा वॉर तो नेटो ने शुरू किया है 2014 से 2022। तो बाद में रशिया को उसका जवाब देना पड़ा। तो ये जो पूरा नैरेटिव उनका हाथ से जा रहा है, वो मेन मुद्दा है। ये पूरे सोशल मीडिया का कंट्रोल था। इसमें उन्होंने फेसबुक को तो पूरा खत्म ही कर दिया है। फेसबुक एक मजाक बन चुका है। अ, मुझे भी फेसबुक से निकाला गया, क्योंकि हम लोगों ने जब कैंपेन चलाया था इसराइल को, एनएफडीसी इजराइल फेस्टिवल बैन करने के लिए, बॉयकॉट करने के लिए, तो उन्होंने बाद में मेरा फेसबुक ही बंद कर दिया। और आज मुझे आया है कि हम लोगों ने तुम्हारे अपील को जांच पड़ताल किया है, तुमको तुम्हारा फेसबुक पेज वापस मिलने नहीं वाला। हम्म, तो ऐसे जो लोग जो पैलेस्टाइन के पक्ष में इसराइल के खिलाफ लिखते रहते हैं, उस सबको ट्विटर पे, फेसबुक पे, सब जगह टारगेट किया है। सबसे ज्यादा फेसबुक पे टारगेट किया है। अभी ये कहानी एग्जैक्टली क्या है पावेल डुरोव की, इंटरेस्टिंग है। ये एक रशियन बॉर्न लड़का है। 84 में पैदा हुआ था। सोवियत यूनियन था वो टाइम पे, वो इटली चले गए थे। वहाँ पढ़ाई लिखाई में
इटालियन जानते नहीं थे। इटालियन भाषा सीख के वो अपने स्कूल में नंबर 2 निकला था। उसका भाई भी बहुत बड़े मतलब मैथ्स और साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट थे दोनों। तो उन्होंने बाद में जब सोवियत यूनियन गिरा, रशिया बना, तो वापस वो चले गए थे और उन्होंने एक वहाँ एक फेसबुक के जैसा उससे ज्यादा एडवांस वीके चालू किया था। और वीके, तो ये जो वीके था वो 13-14 में, क्योंकि वो उथल पुथल बहुत हो गई यूक्रेन और रशिया को लेकर, तो बाद में रशियन अथॉरिटीज ने कहा कि हमको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आपसे कि इसमें जो मैदान स्क्वायर में इन्वॉल्व है या जो भी हो रहा है, वी वांट इन्फॉर्मेशन। तो इन्होंने कहा मैं दूंगा नहीं आपको। तो आप ये याद रखिए कि रशियन अथॉरिटीज बैकडोर एंट्री का डिमांड नहीं कर रहे थे कि हमको चाबी दे दो कि हम लोग आपके वीके में आके सब कुछ देखे, जो आज अमेरिका और फ्रांस डिमांड कर रहे हैं कि हमको आपकी बैकडोर टेलीग्राम की चाबी दे दो जिसमें हम पूरा का पूरा निगरानी करेंगे। वो रशिया ने कभी नहीं बोला। तो रशिया ने कहा कि आज या तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो या हमको भेज दो और देश छोड़कर निकल जाओ। तो वो निकलने की तो बात भी नहीं बोली थी, उन्होंने कहा था कि तुम हमको भेज दो, तो इन्होंने भेज दिया। वहां से वो जर्मनी गए। जर्मनी भी जाके उनको समझा कि आज तक कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि जर्मन अथॉरिटीज का बोलना था कि आप अपने हिसाब से प्रोग्रामर्स को नहीं ला सकते, पहले यूरोपियन यूनियन में ढूंढो। और एक्चुअली इनकी टीम में जो मेजर प्रोग्रामर्स है, इंक्रिप्शन करने वाले, लिखने वाले, सॉफ्टवेयर डिजाइन करने वाले, वो और उसके भाई तो है ही, दोनों टॉप है इसमें। मगर दूसरे भी जो ज्यादातर रशियन ओरिजिन के। तो जर्मनी ने अलाउ नहीं किया। फिर वो और भी वेस्टर्न कैपिटल में ट्राई किया, वो सैन फ्रांसिस्को गए। बोला कि दुनिया में मेरे पे कभी अटैक नहीं हुआ सड़क पे या मोबाइल चोरी करने की, 2 बार मेरे साथ सैन फ्रांसिस्को में हो गया। मगर वहाँ एफबीआई भी उसके घर पे आती थी और लगातार उसको सवाल पूछती थी, और वो प्रेशर आया था कि तुम हमको बैकडोर एंट्री दे दो तुम्हारे टेलीग्राम में। तो फिर वहां से वो यूनाइटेड एमिरेट्स चले गए और वहां वो बोले कि एक न्यूट्रल इलाका है, कोई भी सुपर पावर का मामला नहीं है। तो मैंने वहाँ यूएई में जाके फिर ये पूरा टेलीग्राम को आगे बढ़ाया। टैक्सेशन लॉज भी सिंपल है, ईज ऑफ बिजनेस भी है, तो मैं वहां से ऑपरेट कर रहा था। इसी में क्या हुआ कि ये विश्व युद्ध का टाइम है। तो पैवेल डुरोव का एक जो मसला मैं देखता हूँ कि वो जो न्यूट्रलिटी की बात कर रहा है, इन इन द टाइम ऑफ वॉर यू कैन नॉट बी न्यूट्रल, यू हैव टू बी विद द राइट साइड, एंड फॉर मी द राइट साइड इज पैलेस्टाइन। ठीक है। तो और द राइट साइड इज रशिया। तो उसने जो बड़ी गलती की, मैं मानता हूँ कि जो रशिया का साथ छोड़ा उसने। ठीक है? क्योंकि अभी भी जो बात हुई थी कि ये न्यूज आई थी कि वो अजरबैजान से फ्रांस गया, तो मैं बोला ये अजरबैजान क्यों गया। तो मुझे बाद में मेरे रशियन दोस्त ने बताया क्योंकि पुतिन को मिलने की कोशिश कर रहा था, पुतिन मिला नहीं उसके साथ। ओके। कोई तो समझ आई होगी पैवेल डुरोव की कि वो पुतिन से मिलना चाहता था। मैं तो मानता हूँ कि पुतिन को उसको मिलना ही चाहता, वो शायद पैवेल बच भी जाता। फिर वहां से वो फ्रांस गया और फ्रांस में उसको वो प्राइवेट जेट से गया, और प्राइवेट जेट पे उतरती है उसको उन्होंने अरेस्ट कर लिया और दुनिया भर के चार्जेस डाल दिए, ड्रग ट्रैफिकिंग, चाइल्ड रैकेट, ये वो वगैरह वगैरह, वो सब चार्जेस डाल दिए। तो नाउ द पॉइंट कम्स के व्हाई नाउ, व्हाट रियली हैपेंड नाउ। और नंबर 1 कारण है इसराइल। दो तीन चीजें हुई है। एक है कि कुछ हैकर्स है जिन्होंने इसराइल की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की फाइल्स को हैक कर दिया है, और उन्होंने बेसिकली ये कह दिया है कि, और उन्होंने टेलीग्राम पे डंप भी किया है उसको, वो सब इंफॉर्मेशन को टेलीग्राम पे डाल भी दिया है। और इसलिए इसराइल पैनिक मोड में है, नंबर 1। दूसरी है कि उन्होंने इसराइल नैरेटिव को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। गाजा से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, वेस्ट बैंक से, क्योंकि वेस्ट बैंक में भी बहुत भयंकर आक्रमण भी चालू हो गया कुछ दिनों में। ठीक है। तो वो जितने वीडियोस अपलोड हो रहे थे नरसंहार के, बच्चों को मारना, औरतों को मारना, इनफैक्ट अभी तो बलात्कार के तो वीडियो खुद इजरायली सोल्जर डाल रहे हैं कि हम लोगों ने किया है। ओके। ये पूरा जो नैरेटिव आया है बाहर, वो दुनिया में इसराइल बदनाम और बर्बाद हो चुका है। ओके। इससे भयंकर, मतलब जो हिटलर का टाइम था दुनिया में बदनाम था, वैसे इसराइल उससे बढ़कर अभी बदनाम हो चुका है। तो वो नैरेटिव कैसे कंट्रोल करे, वो इसराइल के लिए पैनिक मोड का मामला था। इसलिए मैक्रोन ने ये टाइम पे ये पूरा किया था। इसमें मैक्रोन को भी समझना जरूरी है कि ये बंदा है क्या। मैक्रोन रॉथशील्ड बैंकिंग ग्रुप का है। तो रॉथशील्ड बैंकर्स ने उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया फ्रांस का। दूसरा जो मैक्रो को कंट्रोल करने वाला है, उसका नाम है जाक्स अताली, जो मैक्रो का हैंडलर माना जाता है, वो भी यहूदी है।
जो प्राइम मिनिस्टर अभी फ्रांस का है, जिसका नाम है गैब्रियल अताली, जो इस जनवरी 2024 को अपॉइंट किया गया, वो भी यहूदी है। तो आप देखिए कि पूरा बैंकिंग ग्रुप किस प्रकार से मैक्रो को चला रहा है। उसका हैंडलर जाक्स अताली, उसका प्राइम मिनिस्टर गैब्रियल अताली, कीर स्टार्मर की वाइफ जूइश, कमला हैरिस का हस्बैंड जूइश, ट्रम्प का जेरेड कुशनर जो दामाद है जूइश, जेलेंस्की जूइश, पोरोशेंको जो यूक्रेन, और यूक्रेन की आबादी 0.1% है। ठीक है, तो एक्चुअली हो क्या रहा है? और वही यूक्रेन में आज रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च को लोगों ने, एक्चुअली ऑर्थोडॉक्स चर्च, यूक्रेन ऑर्थोडॉक्स और रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च दोनों संकट में आ चुके हैं। पोप ने भी बोला है कि ये गलत हो रहा है। तो किस प्रकार से ये लोग दुनिया पे कंट्रोल कर रहे हैं, ये तो भी सबको दिख ही रहा है। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं है, वो बोल ही रहे कि हम लोग दुनिया को कंट्रोल करते हैं। और हमारा तोरा और हमारा तालमुद बोलता है कि हमको दुनिया पे कंट्रोल करना है, और जो नॉन जूज है तुम तो हमारे स्लेव बनोगे। एक एक यहूदी को 2800 स्लेव बनेंगे अकॉर्डिंग टू द तालमुद। ओके, तो मैक्रोन इज अ हाईली कंट्रोल्ड जूइश लॉबी वाला कंट्रोल्ड एलिमेंट है वो। राइट नाउ द पॉइंट कम्स के इस पे जो केसेस बने हैं अबाउट चाइल्ड अब्यूज एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल पे आप जाओगे तो एक पुल डाउन आता है जिसमें यू कैन रिपोर्ट। अगर उस पे कोई ड्रग वाला आपको ग्रुप दिखा तो आप रिपोर्ट करो, चाइल्ड ट्रैफिकिंग वाला है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाला है, वो सब आप रिपोर्ट कर सकते हो। तो जब कंप्लेंट्स आए हैं टेलीग्राम को, तो ऐसे 2114 चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज वाले ग्रुप्स को उन्होंने बंद किया। ठीक है, जहाँ कॉपरेट करना था जर्मन अथॉरिटीज के साथ भी किया है। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी कॉपरेशन नहीं हुआ है, मगर वो यही बोल रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैं रोकूंगा नहीं। दोनों साइड की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, मगर मैं ये कंट्रोल नहीं करने वाला, क्योंकि इसराइल की तरफ से बहुत दबाव आया। जेरूसलम पोस्ट का भी एक आर्टिकल छपा था, हरेस का भी आर्टिकल है, मैं आपको पढ़कर जरा सुना देता हूँ। जेरूसलम पोस्ट का बोलना है कि Telegram is a platform which notoriously lacks content moderation, has done little to address the sweeping spread of misinformation about the Israel-Hamas war। मतलब ज्यादा कंट्रोल नहीं है, और इसराइल हमास का वॉर का जो पूरा सो कॉल्ड मिस इन्फॉर्मेशन जो जेरूसलम पोस्ट बोल रहा है, तो वो हमारी बात कुछ मान नहीं रहा है। दूसरा है कि उन्होंने क्लियर कट हमास सर्कुलेटेड वीडियोज, वो जो हमास के बहुत सारे वीडियोज आए हैं जहाँ वो लोग टैंक उड़ा रहे हैं, जहाँ वो लोग सोल्जर्स को मार रहे हैं। ठीक है, तो वो उनका आपत्ति है कि ये सब नहीं होना चाहिए था। दूसरा जो एक है, टेलीग्राम का एक स्पेशल चैनल है, जैसे विकीलीक्स है वैसे टेलीग्राम का एक स्पेशल चैनल है, टेलीग्राम चैनल ऑफ डीडीओ सीक्रेट्स। ओके, तो जो विकीलीक्स के माध्यम से जो जो विसल ब्लोअर्स प्रोवाइड करते थे, वो टेलीग्राम का एक ऐसा चैनल है जहाँ ये चीजें लीक हो रही है। ओके, तो इसराइल ने वो भी बंद करवा दिया है। ओके, बिकॉज एक इसराइल मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के डॉक्यूमेंट्स को लीक हुआ है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डॉक्यूमेंट्स हैक हुए हैं। आज इसराइल वो पैनिक मोड में है। ठीक है, और दूसरा आप देखेंगे कि एक ग्रुप है नेट हंटर, उन्होंने क्लेम किया है कि इन्होंने बहुत सारे इजरायली मिनिस्ट्रीज को हैक करके ये पूरे डॉक्यूमेंट्स निकाले। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और ये जो नेट हंटर ग्रुप है, उन्होंने ये कहा है कि हैक ऑफ इजराइल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड पब्लिशिंग सम पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इज एन आंसर टू पार्ट ऑफ द क्राइम्स। हम लोगों ने कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी रिलीज किए हैं उनके जो क्राइम्स हो रहे हैं उसके खिलाफ। वी अनकवर दिस क्राइम्स एंड इंट्रोड्यूस इजराइल एलाइज एंड अकम्प्लिसेस टू द वर्ल्ड। जो इसमें जो वॉर क्रिमिनल्स है वो हम लोग एक्सपोज कर रहे हैं और उनके सब नाम हम लोग सामने ला रहे हैं। और हम लोग का बोलना है कि अगर आप लोगों ने तुरंत 5000 पैलेस्टीन प्रिजनर्स को नहीं रिलीज किया, तो हम लोग ये बड़े पैमाने पे डॉक्यूमेंट्स को रिलीज करने वाले, ये जितने क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स है। और उसमें इसराइल के जो सीनियर ऑफिसर्स है, उनके जो आईडीएफ के सोल्जर्स है, वो सबके नाम हमारे पास है। और हम लोग इसको भी पैलेस्टीन जो प्रो पैलेस्टीन कंट्रीज है उनको देने वाले। तो ये जो खबरें आई है इससे ये एकदम परेशान है। विकीलीक्स का एक न्यूज है, anti-Israel hackers stole troves of sensitive Israel data and now publishing in gigabytes। इतने बड़े पैमाने पे विकीलीक्स का रिपोर्ट आया कि ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन इनका निकल रहा है, इसलिए इसराइल पैनिक मोड में है। और मेरा बोलना है कि अभी ये जो क्रैकडाउन हुआ है मैक्रोन ने जो किया है वो इसराइल के बोलने पे, और मैक्रोन टोटली इसराइल कंट्रोल्ड जूइश कंट्रोल्ड
character. Now coming to the point about see, one other issue is कि यूरोप में कोई सोशल मीडिया ऐसा कोई पावरफुल नहीं है. जो भी है वो अमेरिका में है, और टेलीग्राम रशिया का माना जाता है और रशियन ओरिजिन का तो है ही. ओके, मगर यूरोप ने अभी तक ऐसा कोई चैनल बनाया नहीं. व्हाट्सएप और आज टेलीग्राम के भी मेंबर इज अराउंड 950 मिलियन, नियरली अ बिलियन पीपल. और उसमें इंडिया में आई थिंक कुछ 70 मिलियन तो इंडिया के है, और कुछ खाली 45 मिलियन यूरोप के. अगर कल यूरोप ने बंद भी कर दिया, ईयू नहीं बोला, तो किसी को पड़ी नहीं है. ओके, तो द पॉइंट इज के नियरली अ बिलियन पीपल टुडे ऑन टेलीग्राम. उसकी कोई पब्लिसिटी वो करता नहीं है, पावेल डुरोव जैसे ये बाकी के लोग करते हैं. और रोज 2.5 मिलियन पीपल आर जॉइनिंग टेलीग्राम. और जब से पावेल डुरोव पे हमला हुआ है फ्रांस में, तो आज फ्रांस का नंबर 1 जो ऐप डाउनलोड हो रहा है वो टेलीग्राम हो रहा है. Okay? तो ये बंद तो नहीं कर सकते, मगर वो कोशिश करे कि इसको कंट्रोल करे. दूसरी बात है कि एक्चुअली पावेल डुरोव को, जो मैंने बोला, वो पॉलिटिकली नाइव है. उसको देखना चाहिए था कि अमेरिका और ब्रिटेन और फ्रांस ने जूलियन असांज का क्या हाल किया है. Okay, उसको देखना चाहिए था. वो इट इज अ लिबरल टोटलिटेरियन सिस्टम. ये लिबरल बोलना भी गलत बात है, मगर लिबरलिज्म के नाम पे ये पूरे टोटलिटेरियन स्टेट्स हो रहे, पूरा कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है. अगर ये एडवर्ड स्नोडेन से भी बात कर लेता पावेल डुरोव, जब वो दोनों रशिया में थे, क्योंकि एडवर्ड स्नोडेन ने भी बोला है कि ये जो पकड़ा है पावेल डुरोव को, ये फ्रांस ने गलती की है. मादुरो ने भी बोल दिया है, जो प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला है. जी जी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी पहली बार कोई भूमिका निभाई है ढंग की, या उन्होंने मैक्रो को बोला कि तुम्हारे साथ जो राफेल प्लेन का डील चल रहा है, फाइटर जेट का, वो हम लोग अभी फ्रीज करे जब तक तुम इसको रिलीज नहीं करते, क्योंकि वो वहाँ का सिटीजनशिप है, वहीं रहता है. एमिरेट्स का जो भी सिटीजनशिप का प्रोसेस है, उससे कुछ किया है. ठीक है, एंड ही इज वर्थ एटलीस्ट 14 to 15 बिलियन डॉलर्स. टेलीग्राम इज अ 14 to 15 बिलियन डॉलर कंपनी. तो वो संदर्भ में एक तो है कि जो ये पूरा सोशल मीडिया है वो अभी भी वेस्टर्न कंट्रोल है. टेलीग्राम को छोड़ो तो बाकी के सब ज्यादा करके वही है. रंबिल का जो ओनर है वो भाग गया वहां से. रंबिल का जो ओनर है वो समझ गया कि भाई अगला नंबर मेरा है, तो रंबिल का ओनर भी भाग गया. ओके, एंड दूसरा है कि टिकटॉक को जो बैन किया था, ओके, वो भी एक बहुत बड़ा कारण था. इजराइल पैलेस्टाइन का मुद्दे पे ही टिकटॉक बैन किया था. मगर जो जाइंग गिमिंग है, टिकटॉक का फाउंडर, आज भी चाइना में रहता है, वो समझदार है. तो आज पावेल डुरोव अगर रशिया में होता तो उसके ये हाल नहीं होते थे. ये इसको समझना चाहिए था. ओके, और हुवाई का आपको याद होगा, हुवाई ने जब 5G की चिप बना ली 2018 में, तो कनाडा ने उस सीईओ को हुवाई के अरेस्ट कर दिया था. तो ये तो पूरा रिकॉर्ड है अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और ये सब किस्म के कंट्रीज का. नाउ द पॉइंट कम्स के, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है अभी रशिया में, कजान में, आई थिंक ब्रिक्स को एक तय कर लेना चाहिए कि हम अपना मैं ब्रिक्स पर जरा ठहर के आएंगे. आपने कई चीजें बहुत ही अहम बताई हैं. एक तो ये कि ये पावेल डुरोव जो है, ये तकरीबन पूरी दुनिया का चक्कर काट लिया उसने. एक ईमानदारी से कुछ काम करना चाहता है, जो रूस से निकला, अमेरिका पहुंचा, यूएई पहुंचा, अजरबैजान पहुंचा, फ्रांस, जर्मनी, पूरी दुनिया घूम गया. तकरीबन वेस्टर्न दुनिया पूरी घूम गया. उसको आजादी से काम करने की जगह नहीं मिली. एक दूसरी बात जो खास तौर पर नजर आ रही है वो ये कि अगर एक तरफ इजराइल अपने इन्फ्लुएंस से मीडिया को और सोशल मीडिया को, इनको, इन प्लेटफॉर्म्स को अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो दूसरी तरफ भी लोग हैं जो बहुत ही सिंसियरली काम कर रहे हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपको याद होगा, जंग शुरू होने से भी पहले कई बार ऐसी खबरें आई कि इजराइल का बिजली का सिस्टम बंद कर दिया हैकर्स ने. जेरूसलम में बाकायदा जो शहर के अंदर के सीसीटीवी हैं उसको हैक कर लिया. हैकर्स जो हैं वो इजराइल के अब से पहले भी कई चीजों पर करते रहे हैं. और ईरान और इजराइल के बीच में एक तरह से ऐसा लगता है कि दोनों तरफ के कुछ फॉलोअर्स और मुखालिफ दुश्मन हैं. वो ईरान में भी एक बार पेट्रोल पंपों को बंद कर दिया गया था, हमारे सामने रिपोर्ट आई थी. अब जो खास बात जो मुझे इसमें लग रही है वो ये है कि अब हैकर्स इजराइल से, एक तो वो लोग हैं जो हमास के लोग जंग लड़ रहे हैं, टैंकों को खत्म कर रहे हैं, अलग अलग तरीकों से जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं.
लेकिन ये कंप्यूटर पे बैठे हुए जो जंग लड़ रहे हैं हैकर्स, और उन्होंने अब ये दबाव डाल दिया कि या तो आप जंग बंदी करो, नहीं तो हम आप सारे फैक्ट्स, और फैक्ट्स सिर्फ इतने नहीं, अफसरों के नाम, उनकी डिटेल, वो भी सोशल मीडिया पर डाल देंगे। उससे जाहिर है उनका सबके लिए खतरा बढ़ेगा, बहुत खतरा बढ़ेगा। हमें याद है कि जब हिजबुल्लाह ने आखिरी वीडियो जारी की थी, तो उसमें यह भी बताया था कि अफसर की नेम प्लेट तक की उन्होंने अपने रिकॉर्डिंग में ले ली। तो ये जंग जो है, ये कहां कैसे, क्या लगता है आपको कि ये जो हैकर्स हैं जो इजराइल के खिलाफ भी काम कर रहे हैं, वो कितना मजबूती से रोल अदा कर पाएंगे, क्या लगता है? नहीं, कर ही रहे हैं, इसलिए तो ये पैनिक में चले गए, क्योंकि उन्होंने इजराइल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और जस्टिस को हैक कर दिया है। तो वो जो पूरे वॉर क्राइम्स का सबूत है, जो खुद वहां उनके फाइल्स में क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन करके रिकॉर्डेड है, वो सब अभी आज बाहर आ रहा है। तो और दी ये और हैकर्स ये आर, और, और ये सबूत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी काम कर सकते हैं। ऑफ कोर्स डेफिनेटली डेफिनेटली, इनफैक्ट अभी भी बातचीत चली रही अरेस्ट वारंट की, वो निकले तो कुछ हो, मगर इतना दबाव है अमेरिका का ये आईसीसी आईसीजे पे, कि वो अभी तक अरेस्ट वारंट निकल नहीं पाया है। तो आई थिंक ये सब सबूत है जो टेलीग्राम के माध्यम से आ रहा है, इसलिए टेलीग्राम पे इतना बड़ा हमला हो रहा है। दूसरी जो बात है कि जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स है जो दुनिया भर में, इस बार पावेल डुराव के मुद्दे पे टोटली साइलेंट है। जब पावेल डुराव पे इस किस्म की कार्रवाई की गई थी रशिया में, तो सब निकले थे बाहर। तो कहाँ है वो लेखक, कहाँ है वो ह्यूमन राइट्स पे काम करने वाले लोग, ये इंटरनेशनल जो है, वेर ऑल दीज ग्रुप्स टुडे। दी अदर पॉइंट इज के, जो मैं आपको बता रहा था कि ब्रिक्स ब्रिक्स फाइनली वाली बात आप। ब्रिक्स वाली जो बात थी कि वी नीड टू नाउ द ग्लोबल साउथ, द ग्लोबल मेजोरिटी, वी नीड टू हैव आवर ओन सोशल मीडिया जो इंडिपेंडेंट हो, हमारे हाथ में हो। और वो ताकि ये पाबंदी लगातार फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, आई मीन फ्रांस, ब्रिटेन, इसराइल, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब ना ला पाए। तो ऐसा एक सोशल मीडिया पावरफुल बैकिंग के साथ, सर्वर्स के साथ, जो प्रोटेक्टेड हो, जिसमें काफी क्योंकि ये मल्टी मिलियन डॉलर ऑपरेशन होता है, तो वो सब जो है हमारे पास रिसोर्सेज तो है, मगर ब्रिक्स को एक निर्णय करना होगा। जैसे आज ब्रिक्स पे एक स्विफ्ट का काउंटर ही कर रहा है, वो पूरा बैंकिंग सिस्टम का काउंटर जो ब्रिक्स कर पा रहा है। तो ये हाँ, सोशल मीडिया का, जिस तरह से डॉलर की जगह वो अपना कुछ लाना चाह रहे हैं, अपना सिस्टम लाना चाह रहे हैं। हाँ, ये ला चुके हैं, स्विफ्ट का काउंटर आ चुका है। ये अक्टूबर में सब अनाउंस होने वाला है। वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पूरे वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम के लिए, कि आज ये सब उनके चंगुल से निकल गए। ठीक है? वैसे ही इनके सोशल मीडिया के चंगुल से हमको निकलना होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हैपेंस। इसलिए टेलीग्राम इज अ पावरफुल प्लेटफॉर्म। मैं भी अभी मेरा चैनल शुरू करने वाला हूँ टेलीग्राम पे। फेसबुक के दिन वैसे भी मेरे भर ही गए थे, लोग देख भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि शैडो बैनिंग होता है। मगर वो शैडो बैनिंग के बाद भी मुझे नहीं बर्दाश्त कर पाए, एक दो लोग ही आते थे देखने के लिए, ये हाल हो गया था। ओके, बट आई शुड पुट ऑन फेसबुक। मैं बीच में थोड़ा सा बता दूं, हमारा मीडिया स्टार वर्ल्ड का भी जो पेज है फेसबुक पर, उस पर अपलोडिंग बंद कर दी, क्योंकि हम उसको उसके जरिए अपने वीडियोस डालते थे और काफी बड़ी तादाद में लोग देखते थे। अब उस प्लेटफॉर्म पर हम अपलोड नहीं कर पा रहे, और वो हमारा आई थिंक पेज भी बिल्कुल खतरे में है। आई थिंक वी शुड जस्ट बैन फेसबुक। जैसे रवीश कुमार बोलता था ना कि ये इस किस्म की मीडिया पे जाओ ही मत, तो फेसबुक को खत्म करो। आई मीन इट्स रिडिकुलस काइंड ऑफ मीडिया नाउ। वैसे भी वो लोग ने शैडो बैनिंग हम लोग को पूरा उनका जो भी फॉर्मूला है देखने का, तो उसमें भी हम लोग को डाउनग्रेड कर दिया था। तो फेसबुक का तो कुछ खास मतलब बचा भी नहीं वैसे। और वैसे भी यंग जनरेशन ज्यादा इंस्टाग्राम और ट्विटर पे, फेसबुक पे तो अभी एक 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 लेवल आउट हो गया है। आदत के कारण जाते थे, मगर अभी वो कुछ बुरी आदतों को हमको खत्म करना चाहिए। इसमें और एक मुद्दा मैं जोड़ना चाहूंगा, बेसिकली इसराइल को लेकर, दो तीन हाँ, पैलेस्टाइन के मसले को लेकर। ये खबर तो बहुत भयंकर है कि नेतन्याहू बोल रहा है कि मैं 10 लाख वैक्सीन डोज देने के लिए तैयार हूँ इसराइल को, टू पैलेस्टाइन, गाजा में। एक पोलियो का केस आया है, तो ऑल ऑफ सडन नेतन्याहू का पता नहीं कौन सा आत्मा जाग उठी है कि बोल रहा कि मैं 10 लाख वैक्सीनेशन डोजेस जाने के लिए देने के लिए तैयार हूँ। तो माइक विटनी का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो UNZ.com पे आया है, UNZ.com, मेरा आपके श्रोताओं को बोलना है कि UNZ.com पे जरूर जाइए।
माइक विटनी का मैं आर्टिकल आपको भेजूंगा, यू कैन पुट इट अप ऑन योर स्क्रीन। बिल्कुल। तो मेरा बोलना है कि पहली जो रिपोर्ट आई कि नेतन्याहू ने यहाँ तक बोल दिया कि मैं 10 दिन का सीज फायर करूंगा, आप ये डोजेज दे दो। मैं बोला भाई सीज फायर तो वो पानी और खाने के लिए नहीं करता, ये वैक्सीन के लिए क्यों कर रहा है? तो आई स्पोकन टू द पैलेस्टाइन एम्बेसडर, सेंड द आर्टिकल टू फ्रेंड्स इन गाजा एंड पैलेस्टाइन कि भाई ये बायो वेपन है कि वैक्सीन है, जरा देख लीजिए आप। बम से मारे बच्चों को आज वैक्सीन देके मारेंगे। तो मेरा तो ये आह्वान है आपके से सभी पैलेस्टाइंस को और उसके सपोर्टरों की एक भी वैक्सीन डोज वहां के बच्चों को नहीं लेना चाहिए, जो जो ये देने का पूरा एक बड़ा कार्यक्रम बना रहे। मैंने तो कोविड का भी नहीं लिया था, आज भी मैं ठीक ठाक हूँ। बहुत सारे लोग हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज से मरे। तो ये जो पूरा जेनोसाइड हॉलोकॉस्ट की उनका जो कार्यक्रम है, एथिक क्लेंजिंग का कार्यक्रम है, ये वैक्सीन डोज उसी का एक पार्ट है। तो प्लीज डू नॉट टेक द वैक्सीन, प्लीज डू नॉट टेक द वैक्सीन। दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कुछ मीटिंग चल रही है, जहां मोहम्मद दलान को सेंटर बनाकर एक नई टीम बनाई जा रही है, एक नई सरकार की तैयारी चल रही है, क्योंकि इनका है कि पोस्ट गाजा और पोस्ट वेस्ट बैंक क्या करना है। तो दे वांट टू हैंड ओवर। मोहम्मद दलान उनका पुराना कोलैबोरेटर है, उसका तो रोल यासर अराफात के असैसिनेशन में भी माना जाता है। तो ये मोहम्मद दलान को का ये जो को लेकर जो इजराइल और यूएई और जॉर्डन और ये सब की जो साजिश चल रही है, ये हमको जरा उस पर भी ध्यान देना होगा। यानी वो जो शुरू से ही अमेरिका और इजराइल ये कहते रहे कि पोस्ट वॉर प्लान बनाना जरूरी है। एक बार रिपोर्ट आई कि सीआईए के डायरेक्टर ने मिस्र से कहा कि तुम चलाओ, उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो हमास को नाराज करने की कीमत पर नहीं चाहते। दूसरे फिलिस्तीनी अथॉरिटी का नाम कई बार लाया गया कि वो चला लेंगे, उनकी भी हिम्मत नहीं है, उन्हें तो खुद बाहर निकलना पड़ा था। उनकी कोई औकात नहीं है गाजा में कुछ कर सकें। अब तो बल्कि वेस्ट बैंक में हमास और जिहाद इस्लामी के लोग एक्टिव हैं और वो भी उनके हाथ में नहीं है। अभी 2 दिन, अच्छा एक चीज बहुत दिलचस्प हुई, चलते चलते वक्त हमारे पास कम है। सऊदी अरब में क्या करने गए थे महमूद अब्बास, जिसके बारे में रिपोर्ट आई कि अपनी विजिट कट शॉर्ट कर करके वापस आए? क्या कौन सी साजिश थी जो हो रही थी सऊदी अरब में, उसके बारे में थोड़ा बताइए। एग्जैक्टली नहीं, एक्चुअली महमूद अब्बास का तो बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ था कि मैं खुद गाजा जाने वाला हूँ वगैरह वगैरह। तो और वो अनाउंसमेंट हो भी गई, और वेस्ट बैंक में जहाँ वो कोलैबोरेट करते हैं इसराइल के साथ, वहाँ वेस्ट बैंक पे इतना बड़ा अटैक सभी शहरों पे और टाउन में चल रहा है। तो यही प्लान था कि ये पोस्ट गाजा पोस्ट वेस्ट बैंक कैसे महमूद अब्बास और ये मोहम्मद दलान टीम को वापस हाउ डू दे सेल इट टू द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन एंड टू द वर्ल्ड कि यही लोग हैं जो भी पीस लाएंगे और वेस्ट के साथ काम करेंगे, दे आर दी मॉडरेट एलिमेंट्स एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। आपको एक भी बता दूं कि फतह में एक बहुत बड़ा ब्रेक है बेसिकली, कि जो एक तबका है महमूद अब्बास कोलैबोरेटर सेक्शन, मगर जो अराफात और मारवान बारगुटी वाला जो सेक्शन है वो तो पूरा रेजिस्टेंस ब्लॉक वाला है। तो वही मीटिंग्स हुई थी चाइना में, वही मीटिंग्स हुई थी रशिया में भी, कि ये जो 14 पार्टीज है वो कैसे साथ में लाया जाए, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाए। तो जो पुरानी अराफात की परंपरा है रेजिस्टेंस वाली, और मारवान बारगुटी वाली जो आज का नेल्सन मंडेला है दुनिया के, वो भी सब गाजा में मिलकर ही काम कर रहे हैं अलॉन्ग विद हमास एंड द अदर फोर्सेस। अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपने आप को जेन्युइन फिलिस्तीनी कह करके और वो इजराइल के साथ काम कर सके। ये सिर्फ दलाल किस्म के लोग, मुनाफिक किस्म के लोग ही उनके लिए काम करेंगे। अभी पिछले दिनों एक हफ्ता पहले एक रिपोर्ट आई थी जेनिन से, जिसमें हमास ने शिकायत की थी कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी की सिक्योरिटी वालों ने कोई वो हमला करना चाहते थे हमास वाले, और उसको टाइम से पहले ही डिफ्यूज कर दिया, कोई धमाका होने वाला था। तो ये मुसलसल इजराइल की मदद कर रहे हैं, और उसी मदद में सऊदी अरब में कोई बड़ी बड़ी प्लानिंग चल रही थी जो महसूस हो रहा है, और उसमें से महमूद अब्बास उठ करके गए। और महमूद अब्बास वो हैं जो राम अल्लाह से एक कदम भी बाहर बगैर अमेरिका के दिए हुए प्लान के कहीं नहीं निकल पाते। तो वो फिलिस्तीन के लिए क्या कुछ करने आए थे सऊदी अरब में, ये तो बहुत ही साफ साफ हो चुका है। आखिर में कोई एक नतीजे के तौर पर आप अगर कुछ कहना चाहें इस वक्त के हालात पर। बेसिकली मैं एक
रबाई का एक भाषण सुन रहा था, स्पीच सुन रहा था। तो उसका बोलना था कि जो टर्निंग पॉइंट आएगा, जो मसीहा का टाइम आएगा, वो हिब्रू कैलेंडर जो है 5787 की बात करें, 5787 ईयर्स जो हिब्रू कैलेंडर के हिसाब से है, 5787 2 अक्टूबर कि तब तक हमारा ये सब मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा और पैलेस्टाइन हमारे पूरे कब्जे में होगा। तो मेरा मानना है कि जो मैं लगातार 2028 की बात बोल रहा हूँ कि 80 ईयर्स ऑफ इजराइल एंड एंड ऑफ स्टोरी, तो ये 2027-28 की बात है। तो अगले 3-4 साल ये संघर्ष चलेगा और एंड में तो पैलेस्टाइन आजाद होगा। और उसके और भी कुछ कारण है कि आज पूरा ज़ायनिस्ट नैरेटिव वेस्टर्न वर्ल्ड में पूरा एक्सपोज हो रहा है। मैंने कभी भी ट्विटर या टेलीग्राम पे ये इतने ओपन डिबेट्स नहीं देखे अबाउट द रोल ऑफ द जूइश लॉबी इन अमेरिका। 70% of Biden's cabinet, the Jewish lobbies control over Hollywood, the Jewish lobbies control over banking, the Jewish lobbies control over the media। ये क्लियर कट आज अमेरिका में बात हो रही है। बात होगी, प्रॉब्लम समझेंगे तो उसका सॉल्यूशन आएगा। ठीक है। यानी आप ये कह रहे हैं कि आने वाले 3 से 4 साल में इजराइल जो है वो कलेप्स हो जाएगा। अब वो उसकी क्या शक्ल होगी ये तो देखना वक्त बताएगा कि क्या होगा। क्या वो तेहरान में जो फिलिस्तीन स्क्वायर में जो घड़ी लगी है वो वाली बात सच होगी, या सईद नकवी साहब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि शायद पूरी तरह से तो खत्म ना हो पाए लेकिन अरबों के साथ पीसफुल रहने वाला शरीफ किस्म का कोई इजराइल बन जाएगा। तो अलग अलग लोगों के अंदाजे हैं। आपने भी बताया कि 2027-28 में ये इसका पतन होगा। अब पतन किस शक्ल में होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। और ये बहुत ही अहम मोड़ है तारीख का, यानी दुनिया की हिस्ट्री लिखने वाले लोग जब इस दौर के बारे में लिखेंगे कि तकरीबन 2 लाख लोग कत्ल हो गए अभी तक इस 10 महीने में और पूरे गाजा को एक तरह से तबाह कर दिया। अगर गाजा के नीचे गाजा बसा हुआ ना होता तो ये लड़ाई कभी की खत्म हो चुकी होती, सबको ये खत्म कर चुके होते। उन्होंने, हमास के लोगों ने और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद वालों ने या जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, उन्होंने एक ऑल्टरनेट बैकअप के तौर पर जमीन के नीचे शहर बसाया हुआ है। मुझे एक ईरानी जर्नलिस्ट ने शुरू में बताया था कि हो सकता है जमीन के ऊपर कुछ इलाकों पर कब्जा कर लें लेकिन जमीन के नीचे क्या करेंगे। वहीं से उनको शायद सपोर्ट मिल रही है, वहीं से उनको उनके इंटरनेशनल कनेक्शन से सप्लाई मिल रही है। नहीं तो भूखा आदमी कैसे लड़ सकता है, और वो लड़ रहे हैं मुसलसल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फिरोज मीठी बोरवाला साहब। आपकी इंफॉर्मेशन बहुत ही इंटैक्ट और बहुत ही वेरीफाइड इंफॉर्मेशन होती है। और ये जो सोशल मीडिया वाली कहानी है, एक तरफ कई सरकारें, एक तरफ पूरी दुनिया समझ लीजिए, और एक तरफ ये हैकर्स कहां बैठे हुए हैं, किसी गार में बैठे हुए हैं, शेल्टर में बैठे हुए हैं, हिला रखा है इनको। ये आने वाला वक्त बताएगा कि इजराइल अब क्या इस दबाव में आके काहिरा में या दोहा में अब ये अमन की बात करेगा या जंग लड़ता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।